बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा सेकंड लेक्चर आ रहा है। इसमें जो बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर है यूनिट नंबर 7, तो उसमें अभी मिडल टर्म के हवाले से बात हो रही थी। मिडल टर्म ये देखिए, जब हम a प्लस बी की पावर n कहते हैं, ये जितनी यहाँ पावर होती है ना, जब इनको एक्सपेंड करते हैं तो उससे एक ज़्यादा टर्म निकलती है। से अगर हम स्केयर खोलते हैं तो a का स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, पावर कितनी है? इंडेक्स 2। एक्सपेंशन में टर्म्स कितनी है? 3। अब जब पावर इवन है तो मिडल टर्म कौन सी है? ये देखिए, एक इधर से छोड़ दें, एक इधर से छोड़ दें, एक ही मिडल टर्म है। और जिस वक्त ये हम a प्लस बी का क्यूब खोलेंगे तो ये हो जाएगा a का क्यूब 3a स्केयर b, 3ab स्केयर और b का क्यूब, पावर 3 है। तो टर्म्स की तादाद कितनी हो गई? एक ज़्यादा। कितनी हो गई? 4। ये देखिए 1 2 3 4। मिडल टर्म में कितनी है? ये 2, क्योंकि अगर आप दो इधर से छोड़ दें, दो इधर से छोड़ दें, कुछ भी नहीं बचेगा। अब एक इधर से छोड़ें, एक इधर से छोड़ें, सेंटर में दो मिडल टर्म्स बचती हैं। तो यहाँ से आप आइडिया लगाइए कि अगर पावर जो एक्सपोनेंट है वो इवन है तो ओनली वन मिडल टर्म, ओनली वन मिडल टर्म। और अगर आपका ये एक्सपोनेंट ऑड है तो टू मिडल टर्म्स, टू मिडल टर्म्स। अब बारी आ गई, ये तो तय हो गया कि जब पावर इवन है तो एक मिडल टर्म होगी, जब पावर ऑड है तो दो मिडल टर्म्स होंगी। उसके बाद फिर हमारे फार्मूले की ज़रूरत पड़ी कि फार्मूला कैसे पता चलेगा कि मिडल टर्म जो एक है वो कैसे आएगी, जो दो हैं वो कैसे आएंगी। तो उसका तरीक़ाकार यहाँ से देखिए, अगर n आपका ऑड है तो दो मिडल टर्म है, अगर n आपका इवन है तो एक मिडल टर्म। ये देखें, एग्जांपल से समझ आ जाएगी। इवन का मतलब यूँ होगा 2 4 6 8, ये हैं इवन नंबर्स। ये सारे इवन नंबर ना दो पे डिवाइड हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें अगर पावर 4 है तो 4/2 आंसर 2, इस 2 में एक ऐड कर दें, ये आपकी मिडल टर्म का नंबर होगा। फ़र्ज़ करें पावर 8 है तो 8 को दो पे डिवाइड किया 4, उसमें एक ऐड करें तो ये पाँचवीं टर्म आपकी मिडल होगी। फ़र्ज़ करें पावर 14 है, उसको दो पे डिवाइड करें 7 + 1, तो ये आठवीं टर्म आपकी मिडल टर्म होगी। मेरा ख्याल है मिडल टर्म की एग्जांपल्स आ चुकी। जब n इवन होगा तो पता चल जाएगा, फार्मूला भी याद रखना आसान है, वो दो पे डिवाइड हो जाएगा और फौरी डिवाइड करके जो आंसर बचता है उसमें एक ऐड कर लें। जैसे ये जनरल फार्मूला बनेगा फॉर मिडल टर्म व्हेन n इज़ इवन, वो दो पे डिवाइड जो हो जाएगा। अच्छा जी, इस जगह पर n इज़ ऑड। अब ऑड नंबर की पोजीशन हैसियत कैसी बनती है? ये देखिए, n इज़ इक्वल टू से 5 7 9 11, ये हैं ऑड नंबर्स। ये तो कोई भी दो पे डिवाइड नहीं होगा। अगर पावर 13 है, उसको कैसे दो पे डिवाइड करना है? पहले उसमें यहाँ एक ऐड करें, फिर वो दो पे डिवाइड होने वाला बनेगा। ऐसे ये 14/2 दैट इज़ 7। अब ये यही एक मिडल टर्म है, एक आपके पास इससे अगली मिडल टर्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दो होनी है। एक पहले 1 ऐड करके दो पे डिवाइड होने वाला बना लें, डिवाइड करके जो आंसर आया वो एक मिडल टर्म, एक उससे अगली। तो अब देखिए हमें समझ आ रही है, n इज़ यहाँ पर ऑड है, दो पे डिवाइड नहीं होगा, तो पहले आपने इसको दो पे डिवाइड होने वाला बनाना है। ये देखिए, एक ऐड किया, दो पे डिवाइड किया, एक ये, एक इससे अगली टर्म। तो इससे अगली टर्म कैसे आएगी? मसलन जो भी इसका नंबर बना, जो भी इसका नंबर बना n + 1/2 एक बन गया, तो n + 1/2 + 1, जब +1 करेंगे तो ये देखिए /2, तो ये n + 3/2 हो जाएगी। तो ये दो मिडल टर्म्स आपके पास। ये यहाँ तक आपको ना मिडल टर्म्स का फार्मूला बनाने का तरीका बताया है, अगर कोई बच्चा भूल जाए इन नंबरों के साथ। तो बाकी इंशाल्लाह मिडल टर्म के ऐसी नंबरों के साथ भी एग्जांपल्स दे दी हैं जो कि मोर देन सफिशेंट हैं इन केस ऑफ मिडल टर्म प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये सब कुछ आपके सामने है।
चलिए जी, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी इन एवरी टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन इज़, ये शुरू वाले लेक्चर में बता दिया कि जब इसको ओपन करेंगे ए और बी मिला के जो यहाँ और यहाँ को इनके एक्सपोनेंट्स होंगे उनका आंसर ये मेन एक्सपोनेंट के बराबर ही रहेगा, दैट इज़ इक्वल टू एन। एक्स माइनस वाई इज़ ए फैक्टर ऑफ, तो यहाँ से कंफर्म है, जैसे एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, इसमें एक फैक्टर हो जाना है ऐसे एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। इसी तरह एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, उसमें भी आपको इस तरह से एक फैक्टर मिल जाएगा ये वाला। तो ज़ाहिर है एक्स माइनस वाई ये किसी भी पावर के लिए, ये दो एग्जांपल्स बता दी हैं, ये आपका फैक्टर ही रहेगा। द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस इज़, अब इसकी पांचवी टर्म कौन सी है, तो ये देखिए टी आर प्लस वन एन आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर। तो यहाँ से ये सारा डाटा कैसे है, ए की जगह 2x है, बी की जगह -3y है, एन की जगह 4 है, तो आर की जगह क्या लगाना है, पांचवी टर्म बनानी है तो आर की जगह 4 लगेगा। जब यहाँ 4 लगेगा तो यू विल गेट T5। तो बाकी डाटा देखिए 4 और 4, ज़ाहिर आर की जगह 4 लगेगा, ए की कीमत 2x, इसकी पावर 4 माइनस 4, बी की जगह -3y, इसकी पावर 4, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, 1 1 बन के, तो बस ये रह गया 81y की पावर 4, 81y की पावर 4। बज़ाहिर हमें लग रहा होता है ना कि कैलकुलेशन पता नहीं कितनी की लंबी है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रगल करें, आधे मिनट में वो कैलकुलेशन कंप्लीट हो जानी है। और अगर रट्टे लगाने हैं तो फिर वो बात नहीं बननी, बस एक जनरल टर्म का फार्मूला जगह जगह यूज़ करने की कोशिश हो रही है, दैट्स ऑल। हाँ जी, ये आपके पास एक आइडेंटिटी लास्ट डे भी बताई थी कि जब दो कम्बिनेशन ऐड करने हों उनमें ऊपर सेम नंबर होना चाहिए, नीचे आपके पास एक का फ़र्क होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में ऊपर वालों में एक ज़्यादा कर देना है, नीचे वालों में से बड़ा नंबर यूज़ करना है। सो ऊपर एक ऐड कर दिया, नीचे वालों में से बड़ा नंबर लिया गया, सो दैट्स इट। तो ये बातें ज़ाहिर है एज ए रूल दो कम्बिनेशंस को ऐड करने के काम आएंगी। मज़ीद क्वेश्चंस भी आगे आपको मिलेंगे इसी तर्ज पर। हाँ जी, एन इज़ पॉजिटिव इंटीजर देन दिस इज़ डिविजिबल बाई, ये किस चीज़ पर डिवाइड हो सकता है, 2 पर, 5 पर, 3 पर, या एक अगले पेज पर है 6 पर, इनमें से ये किस पर डिवाइड हो सकता है। एन इज़ पॉजिटिव इंटीजर, तो एन की जगह पॉजिटिव इंटीजर 1 लगा के देख लें, जब एन की जगह 1 लगाएंगे तो 5 - 2 ये 3 आ गया। अब समझ आ गया, ये 3 पर डिवाइड हो सकता है। 2 लगा के देख लें, जब 2 लगाएंगे तो 5 की पावर 2 - 2 की पावर 2, 25 - 4 कितना आ गया, 21। मज़ीद समझ आ गया, अब फैसले हो रहे हैं ना, यानी कि ये मज़ीद आगे काम इसलिए करके दिखाया जा रहा है। ये वाला एन की जगह 1 लगा के देखा तो आंसर कंफर्म हो गया, 2 लगा के देखा तो और आ गया, यानी कि ये अगर दो आंसर मैच कर जाएं कि फ़लाँ नंबर, ये देखें ना, फ़र्ज़ करें यहाँ 6 आ जाता तो ये 3 पर भी डिवाइड हो रहा है और इस वाले 6 पर भी डिवाइड हो रहा है, तो फिर आप टेंशन पड़ती ना, तो एक नंबर और लगा के देख लेते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर सिर्फ n की जगह 1 लगाने से ही हमारा मसला हल हो गया। जब हमने अपने बाकी वाले आंसर चॉइस ऑब्ज़र्व किए, ये देखें ना, आंसर चॉइस ये हैं इन टोटल 2, 5, 3 और 6। तो इन टोटल ऑप्शंस में से 2, 5, 3 और जो डी ऑप्शन है वो 6 है, तो इन में से फ़ैसला करना आसान हो गया, 3 मिल गया। और अगर कहीं मैच पड़ जाता है तो आप एन की जगह एक और नंबर लगा के देख लें, तो उससे फिर क्लियर हो जाता है कि किस पर वो डिविजिबल होगा। इसका काम आपने इस स्टाइल से करना है। चलिए जी, एन आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर इज़ टर्म ऑफ दिस वन। तो ये वैसे जनरल टर्म का फार्मूला है, तो जनरल टर्म में जो स्टेटमेंट होती है वो टी आर प्लस 1 होती है। तो ये कौन सी टर्म है, आर प्लस 1 टर्म। कोई नंबर होगा तो वो फैसला इसके मुताबिक कर लेंगे। सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट्स इन दी एक्सपेंशन ऑफ दिस, जब इसकी एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें इवन कोएफिशिएंट्स का सम कितना होगा, 2 की पावर 2 दैट इज़ 4। याद रहे ऑल कोएफिशिएंट्स का सम ये है, इवन का भी ये है,
और ऑड का भी ये है, इनके ऑड का भी ये है, इवन का भी ये है। पावर में से एक कम कर देना है। अब पावर 3 है तो एक कम किया, 2 की पावर 2 4। अगर ऑल कोएफिशिएंट्स कहता तो फिर आप ये 2 की पावर 3 कहते, ठीक है ना। फिर 8 आंसर आता। सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑड, सम ऑफ इवन, तो अलग अलग ऑड और इवन एक जैसे हैं। फार्मूला ये रहा, जबकि ऑल के लिए 2 की पावर जितना ये एक्सपोनेंट है वही यूज़ होना है। हाँ जी, कोएफिशिएंट्स ऑफ द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन, लास्ट टर्म आपकी ये कोएफिशिएंट कंटेन करेगी, कंफर्म है। तो -1 की पावर 5 दैट इज़ -1, ठीक है। उसके बाद बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज़, ये 5 पावर है, तो इसमें से कौन से बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं? तो 1, ये देखें ना, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 एंड 5, ये भी 1, ये भी 1, ये तरतीब से। 5C1 का आंसर 5, तो इधर से भी 5, बस आपका ये टैली होना शुरू हो गया, ये वाला। 5C2 10, इधर से 5C3 10, सो दैट्स ऑल, ठीक है। इनके ये थोड़ी सी कम्बिनेशन फौरी मिल जाता है ना आगे से कि कोएफिशिएंट्स, ये इतना की वर्किंग चलती है, इनके को बहुत लंबी चौड़ी तो वर्किंग है ही नहीं कि ये कोएफिशिएंट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। हाँ जी, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज, इसकी एक्सपेंशन में जनरल टर्म अब बार बार हो रहा है। ये ए की कीमत है और ये बी की कीमत है। ए की पावर पहले तो एन आर, एन सी आर, एक्स की पावर एन माइनस आर, एक्स की पावर एन माइनस आर, 1/x की पावर आर। तो ये x की पावर आर इसमें जब जाके माइनस होगी तो x की पावर n माइनस 2r हो जाएगी। ये फिर चेक कर लें, नज़र नहीं आया था। a की पावर n माइनस आर, b की पावर r, n r, ये फार्मूला है आपका। तो n r तो नज़र आ ही रहा है, इस a की जगह क्या लगेगा, ये x, उसकी पावर n माइनस आर। b की जगह क्या लगा, 1/x पावर r। तो n r, x की पावर n माइनस r, ये r है ना ऐसे, जब ये ऊपर जाएगा तो n r, x की पावर n माइनस r, ये भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से n माइनस 2r स्टेटमेंट आपके साथ, ये नहीं, n माइनस 2r, n सी आर, एक्स की पावर n माइनस 2r, ये फर्स्ट ऑप्शन यही आपके सामने क्लियर है। हाँ जी, इसको मज़ीद आगे बढ़ा रहे हैं। इफ़ n इज़ एन इंटीजर दिस इज़ ट्रू फॉर, ये अब आप चेक कर सकते हैं n की कीमतें 1 2 3 वगैरह पुट करके। देर इज़ नो इंटीजर फॉर विच 3 की पावर n इज़ इवन, इनके किसी ऑड नंबर की हर पावर ऑड रहती है, इवन नंबर की हर पावर इवन रहती है। ये कंफर्म कर लें, पावर ऑफ एवरी ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड एंड पावर ऑफ एवरी इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो 3 की जो भी पावर लेंगे वो ऑड ही रहेगी। देयर इज़ नो इंटीजर एंड फॉर विच, ये इवन कभी भी नहीं आएगा, ये ऑप्शन है आपका, इवन कभी भी नहीं आएगा, सारी पावरें ऑड आएंगी। हाँ जी, इसी तरह से ये देख लें 3 3 4 3 5 3 n3। अब कंफर्म है, ऊपर वालों में एक ऐड कर देंगे, n+3 हो जाएगा, नीचे वालों में से एक बड़ा नंबर करेंगे, सो n+3 और 4, n+3 और 4। हाँ जी, n इज़ इवन देन एक्सपोनेंशियल दिस हैज़, अगर n इवन होगा तो एक ही मिडिल टर्म होगी, देयर इज़ ओनली 1 मिडिल टर्म। पावर ऑड होगी तो 2 मिडिल टर्म्स, इवन होगी तो एक मिडिल टर्म। ये मैं फिर से बता दूं, अभी जो पीछे लेक्चर गुजरा यही बताया था ना, पावर अगर इवन है तो एक मिडिल टर्म, अगर पावर ऑड है तो 2 मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स का आपको लेक्चर ऑलरेडी दिया जा चुका, उससे वहाँ नोट कर लें इन चीज़ों को। हाँ जी, आगे बढ़ते हुए, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कहा है।
सम ऑफ बाइनॉमियल कोफिशिएंट्स, तो 2 की पावर 4 दैट इज़ 16। सम ऑफ ऑल, अब सम ऑफ इवन होता तो 2 की पावर 3, सम ऑफ ऑड होता तो भी 2 की पावर 3। दोनों सेंसेस में ऑड कोफिशिएंट्स इवन कोफिशिएंट्स दोनों एक जैसे होते हैं। ऑल में वो जितना एक्सपोनेंट है वही 2 की पावर। हमारा ख्याल है काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है इस चीज़ की इवन ऑड के हवाले से। तो मज़ीद देख लें यहाँ पर ये 30th क्वेश्चन, सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स, तो अभी बता दिया अगर पावर n है तो 2 की पावर n-1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ एक नंबर और यूज़ हो रहा है इन द बाइनॉमियल एक्सपेंशन। n को क्या कहते हैं? n को एक्सपोनेंट कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं। एक्सपोनेंट, इंडेक्स या पावर, ये सारे नाम चलते हैं। मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज, जब इसकी मिडल टर्म लेंगे, अब पावर इवन है ना तो ये सिर्फ नंबर बताना है। ये 2 पर डिवाइड हो रहा है ना, क्या बना 6, इसमें एक ऐड करें तो ये वाला नंबर आपका मिडल टर्म का नंबर होगा दैट इज़ 7th। हाँ जी, इसको भी आप चेक कर सकते हैं बाई पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3। ये मैं स्टॉप कर रहा हूँ। n1 n3 n5, ये देखिए ये सारे ऑड कोफिशिएंट्स ऐड हो रहे हैं। आंसर क्या बनेगा? 2 की पावर n-1। कितनी दफ़ा, ये देखना ऑड नंबर हैं सारे, कितनी दफ़ा ये बात हो चुकी है। अगर यहाँ 0 2 4 ये होते तो भी यही आंसर होता। अगर ये सब के सब होते ऑल कोफिशिएंट्स फिर ये होता। 5 दफ़ा हो चुकी है डिस्कशन। हाँ जी, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसमें तादाद पूछी है कितनी टर्में आएंगी, जितनी पावर है उससे टर्म की तादाद एक ज़्यादा होती है। सो दैट्स ऑल। अब इस लेक्चर को मैं इस वक्त क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि अब लेंथ काफ़ी हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आगे बढ़ाया जाएगा, तो इसको आप ज़ाहिर रूटीन में अपने वर्किंग में लाइए। थैंक यू वेरी मच।